नमस्कार मित्रों। आज का हमारा विषय है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर हिस्ट्री, राजस्थान का इतिहास 8वीं से 18वीं शताब्दी तक। और इसमें भी जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस पॉइंट है, जैसे पहला पॉइंट है गुर्जर प्रतिहार, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसी क्रम में हमारा जो दूसरा पॉइंट है राजस्थान के इतिहास का, वो है चौहान ऑफ अजमेर, अजमेर के चौहान। तो हमारे सिलेबस में केवल अजमेर के चौहानों को रखा गया है। तो आज के इस वीडियो में हम, छोटा सा ये वीडियो है, तो इसमें केवल हम चौहानों की उत्पत्ति के जो मत हैं विभिन्न विद्वानों के द्वारा, जिसमें से हमारे प्रश्न बनते हैं, उसको इस वीडियो में शामिल किया गया है। और दूसरी जो चीज़ आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे कि अजमेर के जो चौहान हैं उनकी जो उत्पत्ति है वो कौन से क्षेत्र से होती है, उनका मूल पुरुष कौन सा है, और उनके बारे में जो प्रमुख जानकारी है वो यहाँ से हम पढ़ेंगे। इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें जो प्रमुख शासक हैं वहाँ से हम शुरू करेंगे। और दूसरे वीडियो का हमारा जो प्रमुख शासक होगा अजय राज, जिसने अजमेर की स्थापना करी थी। तो आज के वीडियो में अजय राज से पहले की जितने भी जो शासक हुए हैं, जिनकी अजमेर के चौहानों से संबंध है और इनकी उत्पत्ति के बारे में जो मत है, वो आज के इस छोटे से वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा पहला ही पॉइंट है चौहानों की उत्पत्ति। तो चौहानों की उत्पत्ति के बारे में बहुत सारे मत हमें देखने को मिलते हैं, विभिन्न ग्रंथों में अलग मत हैं, विभिन्न शिलालेखों से हमें अलग मत मिलते हैं, इतिहासकारों के जो लेख हैं उनसे हमें इनकी उत्पत्ति के अनेक मत मिलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि चंदर बरदाई जो हैं, इनके द्वारा रचित जो ग्रंथ है जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। तो ये भी पूछा गया एक प्रश्न है कि चंदर बरदाई के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है। तो यहाँ से आपको याद रखना है अग्निकुंड से। तो इस पॉइंट से हमारे दो प्रश्न क्लियर हो रहे हैं। पुस्तक का प्रश्न भी हमारा क्लियर हो रहा है कि पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है, चंदर बरदाई। तो यहाँ से आपको, हम पुस्तक भी हमारे सिलेबस में है तो हम देखेंगे वो भी जब हम उस टॉपिक तक पहुँचेंगे। लेकिन यहाँ से भी हमारा एक एज ए रिवीजन टाइप हमें याद रखना है कि चंदर बरदाई द्वारा लिखित पृथ्वीराज रासो के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति कहाँ से होती है, अग्निकुंड से, यानी इनको अग्निवंशीय माना जाता है। इसी के पॉइंट में मैंने शामिल किया है भाट, चारण, मोहनोत, नैणसी, सूर्यमल्ल मिश्रण आदि इसी मत का समर्थन करते हैं। तो इस पॉइंट का मतलब है कि जैसे सूर्यमल्ल मिश्रण जो है ये भी इनको अग्निवंशीय मानते हैं, मोहनोत नैणसी भी चौहानों को अग्निवंशीय मानते हैं, विभिन्न भाट और चारण भी इन्हें अग्निवंशीय मानते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 5 नाम आपको याद रखना है, जैसे चंदर बरदाई, भाट, चारण, मोहनोत नैणसी और सूर्यमल्ल मिश्रण। यदि इन 5 के नाम से यदि हमारा प्रश्न पूछा जाता है उत्पत्ति से संबंधित, तो हमें चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बतानी है, अग्निवंशीय बताना है। तो इन 5 को हमें याद रखना है कि इन्होंने 5 ने चौहानों को अग्निवंशीय बताया है। नेक्स्ट हमारे हैं जयानक। तो जयानक की जो रचना है उसका नाम है पृथ्वीराज विजय। तो मैंने ऊपर भी आपको बताया था कि इन पॉइंट से हमारे 2 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं, रचना और रचनाकार। तो पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, जयानक की, तो इसके अनुसार। और हम्मीर महाकाव्य जिसके रचनाकार है नयन चंद्र सूरी, उनके अनुसार। और हम्मीर रासो है जोधराज। तो यहाँ पर 3 रचनाएं हमारे सामने आई हैं, पृथ्वीराज विजय, हम्मीर महाकाव्य, हम्मीर रासो। और तीनों के जो लेखक हैं, रचनाकार हैं क्रमशः जयानक, नयन चंद्र सूर्य और जोधराज। और चौथा है नरपति नाल का बीसल देव रासो। तो चौथी रचना है बीसल देव रासो जिसके रचनाकार हैं नरपति नाल। तो इन चारों के अनुसार चौहानों को सूर्यवंशी माना गया। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, इसीलिए मैंने आज के इस वीडियो में सिर्फ इन प्रमुख बातों को शामिल किया है ताकि आप एक शॉर्ट रूप में इनको याद रख सकें। तो सूर्यवंशी किस किस ने बताया है, जयानक ने पृथ्वीराज विजय में इनको सूर्यवंशी बताया है, नयन चंद्र सूरी ने हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को सूर्यवंशी बताया है, जोधराज ने हम्मीर रासों में चौहानों को सूर्यवंशी बताया है, और नरपति नाल ने बीसल देव रासों में चौहानों को सूर्यवंशी बताया है। तो ऊपर जैसे हमने 5 को पढ़ा था कि इनको अग्निवंशीय माना जाता है, वैसे ही इन 4 को आपको याद रखना, इनको सूर्यवंशी बताया है। नेक्स्ट हमारे व्यक्ति हैं कर्नल टोड, डॉक्टर स्मिथ और क्रुक।
इन तीनों ने चौहानों को मध्य एशिया की जाति बताई, यानी इनको विदेशी बताया है। तो यहाँ से यदि प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से किन किन व्यक्तियों ने चौहानों को विदेशी बताया है, तो हमें 3 नाम प्रमुखता से याद रखना है, कर्नल टोड, डॉक्टर स्मिथ और क्रुक। मध्य एशिया से भी प्रश्न पूछ सकता है कि किसने मध्य एशिया का बताया, और विदेशी भी शब्द आ सकता है, तो दोनों ही हमें याद रखना है। नेक्स्ट है शिलालेखों की हम बात करते हैं, तो प्रमुख शिलालेख है बिजोलिया का शिलालेख। इसके अनुसार डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इनको वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया है। तो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण किसने बताया, ऐसा यदि हमारा प्रश्न आता है तो हमारा आंसर हो जाएगा डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। और किस आधार पर बताया है, बिजोलिया शिलालेख के आधार पर। नेक्स्ट शिलालेख है हाँसी शिलालेख और आबू शिलालेख। इनके अनुसार चौहानों को चंद्रवंशीय बताया गया है। बार बार मेरा कहना है कि आपको अलग अलग याद रखना है कि कौन से शिलालेख के अनुसार इन्हें कौन वंशीय बताया गया है। तो हाँसी शिलालेख और आबू शिलालेख, 2 शिलालेखों का नाम आपको याद रखना है। इन दोनों ही शिलालेखों में चौहानों को चंद्रवंशी बताया गया है। यहाँ पर सुमेलित करने का प्रश्न भी पूछा जा सकता है। एक तरफ आ सकता है हाँसी शिलालेख और उसके सामने आ सकता है जैसे सूर्यवंशी, एक तरफ आ सकता है आबू शिलालेख, उसके आगे आ सकता है चंद्रवंशी, एक तरफ जैसे जयानक आ सकता है और उसके आगे आ सकता है कि इनको। तो इस तरह से आपको इन मिलान वाले प्रश्नों में जो भी है वो आपको रखना है। जैसे इनको बताया मध्य एशिया का, सूर्यवंशी बताया, तो एक जो होगा उसमें गलत मिलान वहाँ पर आपको दे देगा और उसी को आपको छांट करके वहाँ पर आंसर करना है। समय रहा तो इनके जो मॉडल पेपर हैं वो मैं एक मॉडल पेपर बनाने का प्रयास करूँगा, जिसमें परीक्षा के स्तरों को, प्रश्नों को मैं उसमें शामिल करूँगा। अगला जो पॉइंट है वो है कि बड़ोच से प्राप्त साक्ष्य के अनुसार चौहान प्रतिहारों के सामंत थे। तो बड़ोच नामक स्थान से शिलालेख हमें प्राप्त हुआ है, साक्ष्य हमें प्राप्त हुआ है। उसके अनुसार चौहानों को जो प्रतिहार वंश हमने पढ़ा है उसके सामंत इनको बताए गए हैं। मूल स्थान की हम बात करते हैं चौहानों के, तो मूल स्थान सांभर के आसपास सपाद लक्ष्य क्षेत्र को इनका मूल स्थान माना जाता है। और इनकी प्रारंभिक राजधानी की बात करें तो अहिछत्रपुर को इनकी प्रारंभिक राजधानी माना जाता है, जो नागौर में स्थित है। तो इस पॉइंट से भी हमारे 2-3 क्वेश्चन क्लियर होते हैं कि चौहानों का मूल स्थान किसको माना जाता है, तो सपाद लक्ष्य को माना जाता है, सांभर को माना जाता है, जो सांभर के आसपास के क्षेत्र को प्राचीन नाम है सपाद लक्ष्य। और प्रारंभिक राजधानी की बात करें तो अहिछत्रपुर। तो आज के इस वीडियो में मैंने सपाद लक्ष्य का इसलिए इसको शामिल किया है क्योंकि हमारे सिलेबस में जो अजमेर के चौहान हैं, तो जो सांभर के चौहान है उन्हें ही अजमेर के चौहान माना जाता है, उन्हीं का जो वंश है वो अजमेर के चौहानों में शामिल किया जाता है। तो इनका मूल स्थान आपको याद रखना है, प्रारंभिक राजधानी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारे व्यक्ति हैं पंडित आसोपा ने सांभर के चारों ओर रहने के कारण इनको चाहुमान बताया। तो संस्कृत में यदि चौहानों का आप कहीं भी वर्णन देखेंगे, उल्लेख देखेंगे, तो इनको चाहमान बताया गया है। तो चाहमान का जो सीधा सीधा जो अर्थ है वो पंडित आसोपा ने क्या बताया है कि सांभर झील, जैसे मान लीजिए झील है और इसके चारों ओर रहने के कारण ही इनको चाहुमान शब्द से संबोधित किया गया है। तो चाहुमान शब्द का जो कारण है, जो लॉजिक है, वो यही है क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि सांभर के चारों ओर रहने के कारण इनको चाहमान बताया गया है। तो पहले जो पेज है उस पर हमने विभिन्न उत्पत्तियों के जो मत है वो हमने पढ़ा है। इनका जो मूल स्थान है, कहाँ पर इनका जो मूल स्थान रहा वो हमने पढ़ा है। इनकी जो प्रथम राजधानी है वो हमने पढ़ी है। अब हम देखते हैं कि अजमेर के चौहानों की मैं बात कर रहा था, तो अजय राज से पहले के जितने जो प्रमुख घटनाएं हैं 2-4 और इनका जो मूल पुरुष आदि, उनके बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि अजमेर के चौहान वंश की जो शुरुआत है वो शाकंभरी सांभर के चौहानों से ही होती है, यानी अजमेर शाखा सांभर शाखा को ही माना जाता है। प्रमुख शासक और तथ्यों की बात करते हैं तो सबसे पहले जो शाकंभरी के चौहानों में हम बात करते हैं, सांभर के चौहानों की बात करते हैं, तो वासुदेव चौहान का नाम हमारे सामने आता है। तो 551 के आसपास सांभर झील के आसपास चौहान वंश की स्थापना की गई थी। तो चौहान वंश की स्थापना कहाँ की गई थी? सांभर झील के आसपास। कब की गई थी? 551 में। किसने की थी? वासुदेव चौहान ने। तो याद रखना है। दूसरा पॉइंट है बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांभर झील का निर्माण भी वासुदेव ने ही करवाया था। तो बिजोलिया शिलालेख से चौहान वंश की हमें अधिकांश जानकारी प्राप्त होती है। पीछे भी हमने देखा था
तो यहाँ से हमें याद रखना है कि सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था। तो सांबर झील का निर्माण करवाया था वासुदेव चौहान ने। और ये जो जानकारी है वो हमें कहाँ से मिलती है, ये जानकारी हमें बिजोलिया शिलालेख से मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वासुदेव चौहान को चौहानों का आदि पुरुष, शाकंभरी के चौहान वंश का संस्थापक और चौहानों का मूल पुरुष कहा जाता है। तो तीनों से यदि प्रश्न पूछा जाए कि चौहानों का आदि पुरुष किसे कहा जाता है, शाकंभरी के चौहान वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है, चौहानों का मूल पुरुष किसे कहा जाता है, तो भी हमारा आंसर हो जाएगा वासुदेव चौहान को। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, तो वासुदेव के बाद की हम बात करें तो दुर्लभ राज प्रथम के समय अजमेर पे मुसलमानों का सर्वप्रथम आक्रमण हुआ। तो इसके बाद भी बहुत सारे छोटे छोटे चौहान वंश के राजा रहे हैं अजय राज से पहले भी। तो प्रमुखता से हम जो प्रमुख वर्णन है वो अजय राज से पढ़ेंगे। तो इससे पहले जो प्रमुख जो राजा हैं, जो शासक हुए, उनके समय की घटनाओं की भी मैंने इस वीडियो में चर्चा करी है। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि अजमेर पे सर्वप्रथम मुसलमानों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ। तो दुर्लभ राज प्रथम चौहान के समय में अजमेर पे प्रथम आक्रमण होता है किसका, मुसलमानों का। नेक्स्ट पॉइंट है कि दुर्लभ राज का पुत्र गुवक प्रथम प्रतिहार शासक नागभट्ट का सामंत था। और ऊपर भी हमने देखा था कि बड़ौत शिलालेख से हमें जानकारी मिलती है कि ये गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। तो इसी में से हम देखते हैं कि वत्सराज के बाद में जो दुर्लभ राज थे, तो दुर्लभ राज भी उनका जो पुत्र था गुवक प्रथम, वो नागभट्ट द्वितीय जो हम गुर्जर प्रतिहार वंश में पढ़े थे उनके सामंत थे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, गुवक प्रथम ने ही सीकर के हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सीकर के हर्षनाथ मंदिर का निर्माण कौन से चौहान शासक ने करवाया था, गुवक प्रथम ने। और गुवक प्रथम किसके पुत्र थे, तो दुर्लभ राज के ये पुत्र थे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, विग्रह राज द्वितीय जो 956 ईस्वी के आसपास शासक बने थे, इन्होंने भड़ोच में अपनी कुल देवी आशापुरा का मंदिर बनवाया था। तो भड़ोच में यहाँ से यही प्रश्न बनता है, जैसे ऊपर हर्ष मंदिर का प्रश्न हमें याद रखना है, वैसे इस पॉइंट में हमें याद रखना है कि भड़ोच में चौहानों की कुल देवी आशापुरा का मंदिर किसने बनवाया था। तो हमें आंसर देना है विग्रह राज द्वितीय ने। और इनका शासन कब रहा था, 1956 ईस्वी के आसपास। सांबर के शासक गोविंद तृतीय को वैरी घरट शत्रु संहारक कहा जाता है। तो यहाँ से इन दोनों शब्दों से प्रश्न बनेगा कि चौहान वंश के कौन से शासक को वैरी घरट और शत्रु संहारक कहा जाता है। तो गोविंद तृतीय को इन दोनों उपाधियों से संबोधित किया गया, दोनों नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, विग्रहराज तृतीय के पुत्र पृथ्वीराज प्रथम ने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि ग्रहण करी थी। तो यहाँ से ये उपाधि हमें याद रखनी है कि कौन से चौहान शासक ने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि ग्रहण करी थी। तो पृथ्वीराज प्रथम ने इस उपाधि को ग्रहण किया था। और पृथ्वीराज प्रथम जो है वो किसके पुत्र थे, विग्रहराज तृतीय। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको खास लगी होगी चौहान वंश में कि यहाँ पर एक ही नाम के बहुत सारे राजा हुए हैं, जैसे विग्रहराज प्रथम हुआ है, विग्रहराज द्वितीय हुआ है, यहाँ से हम देख रहे हैं कि विग्रहराज तृतीय है। और जब अजमेर के चौहान पढ़ेंगे तो हमारा प्रमुख एक राजा आता है विग्रहराज चतुर्थ, जिसको हम बीसल देव भी कहते हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं, पृथ्वीराज की हम बात करें तो पृथ्वीराज प्रथम है, अभी हम पृथ्वीराज द्वितीय देखेंगे, फिर हमारे पृथ्वीराज तृतीय जो युद्ध लड़ते हैं मोहम्मद गौरी के साथ, तराइन का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध। तो इस तरह से देख सकते हैं कि एक ही नाम के बहुत सारे यहाँ राजा हुए हैं, प्रथम द्वितीय और तृतीय से उनको संबोधित किया गया है। आगे हम देखते हैं कि वीर्यराज के समय, नेक्स्ट यहाँ पर राजा आते हैं वीर्यराज। उनके समय में महमूद गजनवी ने अजमेर पर आक्रमण किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज के वीडियो में बहुत ही कम जानकारी यहाँ पर प्राप्त करें हैं। और इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम अजमेर से जो प्रथम शासक हैं, मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था, अजय राज से हम शुरू करके और हमें पृथ्वीराज तृतीय तक की जो जानकारी है वो हम प्राप्त करेंगे। तो आज के वीडियो का मैटर आपको कैसा लगा? शॉर्ट है लेकिन इम्पोर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।